अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम इग्नू के असाइनमेंट 2022 जुलाई एंड 2023 का जो सेशन है, जनवरी सेशन है, उसके जो कोड है MUD 001 के सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है, हिंदुस्तान के कदीम तहज़ीबी पस मंज़र का ज़िक्र करते हुए कदीम हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानों पर रोशनी डालें। तो इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड करी थी उसमें हमने बात करी थी कि ज़बान और बोली में क्या फ़र्क होता है, और हम सब ये भी जानते हैं कि जो मुख्तलिफ़ इलाक़े होते हैं या जो ममालिक होते हैं उनमें जो ज़बानें बोली जाती हैं उसका कोई ना कोई पस मंज़र ज़रूर रहता है, और वहाँ पे जो ज़बानें हैं वो बहुत मुख्तलिफ़ होती हैं। तो आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो हिंदुस्तान की कदीम तहज़ीबी पस मंज़र के जो ज़रिए है कदीम हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानों पर हम रोशनी डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़माने क़दीम से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ ज़बानें राइज रही हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो कसीर लिसानी मुल्क है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ बोलियाँ बोली जाती रही हैं। उर्दू और हिंदी से पहले संस्कृत, पाली और प्राकृत ज़बानों से सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया है। और यहाँ पर ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हम सभी जानते हैं कि जो माहिरीन लिसानियात हैं उन्होंने ज़बानों के 7 बड़े ख़ानदान तक़सीम करे हैं, और जो आज हम उर्दू बोलते हैं वो हिंद यूरोपी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और उसी के जो हिंद यूरोपी ख़ानदान है उसी से कहीं ना कहीं जो ज़बानें हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ ज़बानें आज राइज हैं वो निकल कर आई हैं। हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। हिंदुस्तान बहुत सी नस्लों और बहुत सी ज़बानों की सरज़मीन है। हम जब भी उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिक़ा की बात करें तो लाज़मी तौर पर हमें हिंदुस्तान का कदीम तहज़ीबी और लिसानी पस मंज़र नज़र में रखना होगा। तो अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान का कदीम तहज़ीबी पस मंज़र। जब हम कदीम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारे जहन में वो नक्शा बहुत वाज़ेह हो जाता है, यानी कि साफ़ हो जाता है, जिसमें मौजूदा पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वग़ैरह हैं। मौजूदा हिंदुस्तान का जोग्राफ़िया कदीम हिंदुस्तान के जोग्राफ़िया से ज़रा मुख्तलिफ़ है। ये बात अब साबित है कि आस्ट्रिक कौम और द्रविड़ कौम तकरीबन एक साथ मगरबी और जनूबी रास्तों से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। द्रविड़ कौम निहायत तरक्की याफ्ता थी और आर्यों के गैर मज़हबी समझती थी। बाद में जब आर्या कौम को उरूज हासिल हुआ तो उन्होंने द्रविड़ी कौम को पसपा करते हुए जुनूब तक पहुंचा दिया। जो इलाक़े आज का कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल कहलाता है वो कदीम भारत में बेहद सियासी, समाजी और तारीख़ी अहमियत का हामिल रहा है। भारत पर हमलावर अक़वाम के काफ़िले एक अरसे तक कोह विंध्याचल के शुमाली इलाके तक ही महदूद रहे। एक तरह से कोह विंध्याचल शुमाल और जुनूब के दरमियान एक कुदरती सरहद का काम करता रहा। कहा जाता है कि द्रविड़ नस्ल के लोग ही कदीम भारत के असल बाशिंदे हैं। हमलावर अक़वाम के बढ़ते असर सोख ने उन्हें जुनूब में सिमट जाने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि द्रविड़ ख़ानदान से मुतालिक सारी ज़बानें जनूबी हिंद में बोली जाती हैं, यानी मौजूदा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रियासतें ही द्रविड़ ज़बान का इलाका है। इस इलाके की तहज़ीबी पस मंज़र भी हमारी निगाहों से ओझल नहीं होना चाहिए। सहल बुखारी जैसे माहिर लिसानियात जब कदीम हिंदुस्तान के लिसानी पस मंज़र का जायज़ा लेते हैं तो कदीम हिंदुस्तान के तहज़ीबी पस मंज़र को भी जहन में रखते हैं। आर्यों की आमद से हज़ारों साल पहले बहिराए रोम के इलाक़े की एक नस्ल भी हिंदुस्तान में दाखिल हुई, जिसका टकराव प्रोटो-ऑस्ट्रलोइड नस्ल के साथ हुआ। तो नतीजे में द्रविड़ी नस्ल पैदा हुई। 3000 साल क़ब्ल मसीह के लगभग इस नस्ल ने वादी सिंध में अपना तहज़ीबी और मुआशराती निज़ाम कायम कर लिया था। उन लोगों की एक ज़बान भी थी।
خنابدوش آریہ 15 سال قبل مسیح کے لگ بھگ شمال مغرب سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور ان کا پہلا تصادم شمال میں آباد دراوڑوں سے ہوا۔ دراوڑ ان کا سامنا نہیں کر سکے۔ یہی وہ لوگ تھے جو جنوبی ہند کی طرف گئے تو مقامی زبان بھی ساتھ لے گئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی ایک قوم دوسری جگہ پر منتقل ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ صرف اپنے رہن سہن کے طور طریقے اور اپنا جو نظام ہے وہ لے کر نہیں جاتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان بھی لے کر جاتی ہے۔ اور جب بھی کبھی ایک زبان کے ساتھ دوسری زبان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی جو زبان ہے وہ وجود میں آنے لگتی ہے۔ ان کے بقایات نے شمال میں اپنی زبان سے روگردانی اختیار نہیں کی، بلکہ ان لوگوں کے اپبھرنش کے فروغ کے لیے خام مواد فراہم کیا۔ آریوں کے قیام پنجاب کے زمانے میں بھی جو اولین وید مرتب ہوئے ہیں ان میں عوامی الفاظ بھی در آئے تھے اور قواعد و ضوابط کی مصنوعی دیواریں ان کا راستہ روک نہ سکی۔ اس کے بعد علاؤالدین خلجی نے جو ہے 1294 میں دکن کو فتح کیا۔ محمد تغلق نے اپنا دارالخلاف دولت نگر یعنی کہ دولت آباد منتقل کر دیا تھا، کیونکہ اس سمے اس وقت جو پایا تخت تھا علاؤالدین خلجی نے دلی میں منتقل کیا تھا، لیکن جب تغلق نے دلی کو دوبارہ سے فتح کیا تو انہوں نے اپنا جو دلی سے نظام تھا وہ منتقل کر کہاں پر کر دیا، دولت نگر یا پھر دولت آباد کر دیا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ان کی جو زبان تھی وہ بھی جنوب کی طرف سفر کرنے لگی۔ تو جو تغلق جنہوں نے حملہ کرا تھا ان کے ساتھ جو مسلم آئے تھے وہ خالی جب دولت آباد جاتے ہیں تو وہاں پر صرف اکیلے نہیں جاتے بلکہ اپنی زبان بھی جو ہے ان کے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو دکن میں بہمنی سلطنت کا قیام اس دور کا اہم واقعہ ہے۔ تو اس کے پیچھے ضروری ہے کہ آپ کو اس کی تھوڑی سی جو ہسٹری ہے وہ میں بتا دوں کہ جو زبان ہے جو اس ٹائم پر تھی وہ اردو کی قدیم شکل تو نہیں تھی، بٹ ہاں اس ٹائم کی جو اردو کی زبان تھی اسے ہم دکنی بولتے ہیں۔ علاؤالدین خلجی کے بعد جب تغلق آئے وہاں پر تو تغلق نے کیا کرا تھا، دلی کو پایا تخت نہ ٹھہرا کر دولت آباد اس کو منتقل کر دیا، اور منتقل کرنے کے بعد جب ان کو یہ احساس ہوا کہ دلی کا ہی جو پایا تخت ہے وہ بنا رہنا ضروری ہے تو وہ وہاں سے انہوں نے اس کو منتقل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس وقت جو ہوتے تھے بہت سارے عمراء ہوتے تھے جو کہ اس علاقے کی نگرانی کرتے تھے، تو اس میں سے ایک امیر تھا جن کا نام تھا علاؤالدین بہمن۔ انہوں نے تغلق کے خلاف مخالفت کری اور اپنی خود مختار سلطنت قائم کری جس کو ہم بہمنی سلطنت کہتے ہیں۔ تو دکن میں بہمنی سلطنت کا جو قیام ہے اس دور کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس زمانے میں اردو زبان کو ادبی حیثیت ملنا شروع ہوئی، اور جب بہمنی سلطنت کا زوال شروع ہوا انہوں نے تقریباً 200 برس تک وہاں پر حکومت کری تھی، اور جب ان کا زوال شروع ہوتا ہے تو اردو کا ابتدائی فروغ عمل میں آ چکا تھا۔ اور یہ جو بہمنی سلطنت تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ 5 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی تھی: اماد شاہی، بدیر شاہی، نظام شاہی، عادل شاہی اور آخری ہے قطب شاہی، جس میں کہ بہمنی سلطنت کے بعد جو ہے عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنت نے اردو کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو جب بہمنی سلطنت کا زوال شروع ہوتا ہے تو اردو کا ابتدائی فروغ عمل میں آ چکا تھا۔ ہندوستان کا تہذیبی پس منظر نیگریو، ہنشی، آسٹرک، دراوڑ، آریہ، منگول، چینی، تبت، عرب، ترک، ایرانی وغیرہ تہذیبوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی لیے ہندوستان کا قدیم تہذیبی پس منظر میں ہی وہ لسانی منظر نامہ ابھر سکتا تھا جس پر آج بھی ہندوستان کو ناز ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ قدیم ہندوستان کی جو مختلف زبانیں ہیں۔ تو شمالی ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے آغاز کا سلسلہ آریوں کے ہند میں داخل ہونے سے ہوتا ہے۔ آریوں کی آمد کے سبب سب سے پہلے جس زبان کی نشو نما ہوئی اسے ویدک سنسکرت کہتے تھے۔ ویدک سنسکرت کے قدیم ترین نمونے رگ وید میں ملتے ہیں، اور رگ وید جو ہے وہ سب سے قدیم جو اردو نہیں بلکہ سنسکرت تھی اس کو ہم قدیم سنسکرت میں بھی بولتے ہیں کہ قدیم سنسکرت میں ہی جو رگ وید ہے وہ لکھا گیا ہے۔
यही ज़बान जब अदब और क़वायद के उसूल और ज़ाब्तों में बंधी तो क्लासिक संस्कृत कहलाई। क़वायदी उसूल में ये ज़बान उस तरह जकड़ी कि लगभग 400 क़ब्ल मसीह तक पहुँचते पहुँचते उसने दम तोड़ दिया। उसकी जगह अवाम ने एक ऐसी फितरी ज़बान इख्तियार कर ली जो कि तलफ़्फ़ुज़ और क़वायद दोनों के एतबार से आसान और सादा थी, क्योंकि जब उसमें अदब तख्लीक हो गया तो कहीं ना कहीं उसका जो रिश्ता था वो अवाम से धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और वो सिर्फ दरबारों तक ही महदूद होकर रह गई। इसलिए ज़रूरत थी कि अवाम के पास कोई ऐसी ज़ुबान हो, तो इसी के चलते एक नई ज़ुबान वजूद में आई। इख्तियार कर क़वायद दोनों के एतबार से वो आसान थी और यही जो ज़बान थी वो प्राकृत कहलाई। कुछ दिनों बाद प्राकृत जो थी वो भी 3 क़वायदी उसूलों के शिकंजे में गई तो अवामी ज़बान के धारे का रुख एक बार फिर बदल गया और अवाम एक मरतबा फिर सादा, सहल और फितरी ज़बान इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। यही बिगड़ी हुई शक्ल अपभ्रंश कहलाई। अपभ्रंशों की नशोनुमा 600 से 1000 ईस्वी तक होती रही। 1000 ईस्वी के बाद इसके इर्तिक़ा की रफ्तार तेज़ी से हुई और मुख्तलिफ़ अपभ्रंशों से मुख्तलिफ़ जदीद हिंद आरियाई ज़बानों के उभार का दौर शुरू हुआ। वाज़ेह रहे कि आज की हिंदी ज़बान जिस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है उससे हम देवनागरी रस्मुल ख़त कहते हैं। अरबी और फ़ारसी रस्मुल ख़त को मिलाकर उर्दू ने अपना एक अलग रस्मुल ख़त इख्तियार किया जिसको हम ख़त नस्तालिक बोलते हैं। उर्दू द्रविड़ आवाज़ों को भी समेटकर अपना दामन वज़ह किया। यही सबब है कि दीगर हमअसरी ज़बानों के मुकाबले में उर्दू के पास ज़्यादा आवाज़ें हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू के पास जीम, ज़े, ये, स्वाद, ज़ाद वग़ैरह आवाज़ें हैं, जिनकी वजह से उर्दू के सौती यानी कि जो बुनियादी आवाज़ हैं उसमें इजाफ़ा होता है। ज़बानें सदियों में बनती हैं और इर्तिक़ा के मुख्तलिफ़ मराहिल और अदवार से गुज़रती रहती है। और यह हकीकत है कि कोई भी जो ज़बान है वो एकदम से वजूद में नहीं आती है, बल्कि अपनी बुनियादी जो शक्ल है वो इख्तियार करने से पहले मुख्तलिफ़ जो मराहिल हैं वो तय करती हैं। अपने लिसानी ख़ुसूसियात की बदौलत दुनिया की ज़बानें और बोलियाँ मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में बटी हुई हैं। ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है। इसी हिंद यूरोपी ख़ानदान की एक मशरिक़ी शाख हिंद आरियाई कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो माहिरीन लिसानियात हैं उन्होंने दुनिया में तकरीबन ये नहीं पता कि कितनी बोली जाती है, लेकिन एक अंदाज़ा है कि 5000 से ज़्यादा जो ज़बानें हैं वो बोली जाती है, जिनको कि माहिरीन लिसानियात ने 7 बड़े ख़ानदानों में तकसीम किया है। उसी में से एक बड़ा जो ख़ानदान है वो हिंद यूरोपी ख़ानदान है और इसकी एक शाख है जो कि हिंद आरियाई कहलाई। और ये हिंद आरियाई तब कहलाई जबकि आर्या जो थे वो हिंद में दाखिल हुए। कदीम हिंदुस्तान की सबसे शानदार ज़बान संस्कृत रही है, लेकिन ये भी सच है कि संस्कृत कभी आवामी ज़बान नहीं रही। ये ज़बान हमेशा ख़ास की ज़बान रही है। उसे देववानी कहा और समझा गया। पाली और प्राकृत आवाम की ज़बानें रही हैं। इसी प्राकृत की बिगड़ी हुई शक्ल में अपभ्रंशों ने जन्म लिया। अभी अपभ्रंशों में से एक शूरसेनी अपभ्रंश भी थी, जिसके वतन से उर्दू और हिंदी जैसी जदीद हिंद आरियाई ज़बानें पैदा हुई। और आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जितना हमने बताया है उतना आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके असाइनमेंट में काफ़ी हद तक मदद करेगी। तो चलिए अब अलविदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।